मंतदा, जहां एक तरफ आप अपने आप को एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साबित कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स टाइप की इंडस्ट्रीज आप आसाम में लेके आ रहे हैं, जिसके लिए आपकी तारीफ भी हो रही है। आप पे कैंपेन के दौरान आरोप लगा हेट स्पीचेस का कि बहुत ही कम्युनली डिवाइसिव आपने भाषण दिए। अब जब आप उस पर लुक बैक करते हैं तो आपको लगता है कि क्या वो गलती थी? क्या आपको लगता है कि चुनाव की हीट और डस्ट में इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए? क्योंकि जिस तरह के आप प्राइवेटली रहते हैं या जो आप गवर्नेंस में कर रहे हैं, कैंपेन के दौरान जो हुआ, जो चार्जेस लगे, उस पर आपका क्या कहना है? पहला बार मुझको लगता है आपने असम चुनाव बहुत क्लोजली फॉलो इस बार नहीं कर सका, बिकॉज बंगाल वाज डेफिनेटली ए इम्पोर्टेंट इलेक्शन। असम में कोई हेट स्पीच नहीं हुए, हमारा चुनाव नाचते हुए गाते हुए। वी एंजॉयड द इलेक्शन लाइक ए फेस्टिवल, एंड इलेक्शन में कोई एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन नहीं था। It was a complete, we observed the election, we enjoyed the election as a festival of democracy. यहाँ में कोई हेड स्पेस नहीं था, किसी का ऊपर आरोप भी नहीं थे, कोई झमेला, कोई नथिंग। इट वॉज सिंपली हम लोग चुनाव मंच में जाते हैं, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ, लोग भी साथ में डांस करते हैं और सभा समाप्त हो जाते हैं। कोई मामले ही नहीं हुआ इस बार इस दौरान। और बाकी आप जो कभी मेरा स्पीच को आप हेट स्पीच मानते हैं, मैं मेरा स्पीच हमेशा सोच के देता हूं, और मैं जो भी बोलता हूं वहाँ से बैक ट्रैक करने का कोई सवाल ही नहीं है। व्हाट एवर आई डिलीवर स्पीच, आई स्टैंड बाय इट एंड आई ओ इट कम्प्लीटली। नहीं, अभी जैसे वो पूरा कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेरा का मामला है, उनको एंटीसिपेटरी बेल तो मिली। अब ये क्या वो चुनाव का मामला था या उस केस को आप आगे भी लेके जा रहे हैं? मैं कल उनसे बात कर रहा था, उनका तो हुलिया ही पूरा चेंज हो गया था, वो इतने स्ट्रेस में थे, आपने आसाम पुलिस उनके पीछे लगा दी। नहीं, ये बहुत नहीं, आसाम पुलिस अभी भी उनका पीछे में लगा हुआ है। आई थिंक ही विल बी सर्व नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस स्टेशन, बिकॉज हाई कोर्ट ने उनका कोई केस खारिज नहीं किया है। थोड़ा अभिषेक मनु सिंह भी ने थोड़ा लोगों को डिस्टोर्ट करने का कोशिश किया। ही हैज जस्ट गॉट ए एंटीसिपेटरी बेल, बट ही वाज आस्क्ड टू जॉइन इन द इन्वेस्टिगेशन। सो वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, फिर देखा जाएगा कैसे केस आगे बढ़े। बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज ए केस टू सेव आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। बिकॉज आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी गृह मंत्री जी का एक स्पीच यही लोगों ने डिस्टोर्ट किए थे। इस बार भी फेक डॉक्यूमेंट से इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हुए। मतलब दिस डिस्टोर्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट्स नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ कांग्रेस टूल किट। हमें देखना है वेदर इट इज ए पवन खेरा और उसका पीछे कौन है। बिकॉज मैं नहीं मानता हूं कि ये कागज लेके पवन खेरा ने खाली एक राज्यसभा सीटों के लिए एक मिस एडवेंचर किया। दिस मस्ट बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो हमें ये केस का गहराई में जाना है। नहीं, एक सवाल और इससे, जैसे आपने कुछ चार्जेस लगाए गौरव गोगोई पे, उनकी वाइफ पे, वो एक पॉलिटिकल चार्ज था जो कि कैंपेन में हुआ, उन्होंने उसका जवाब दिया। यहाँ पे पवन खेरा ने लगाया। राहुल जी ऐसा कृपा करके नहीं, ऐसा मत बोलिए राहुल जी। ऐसा आप लोग बहुत चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। हिमंता बिश्व शर्मा हैज नॉट लेवल एनी एलिगेशन अगेंस्ट गौरव गोगोई's वाइफ। आई लेवल एलिगेशन substantiated by documents. I expose the link between Pakistani establishment and Mr. Gaurav Gogoi, and it was a genuine investigation. एलिगेशन नहीं है ये अभी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज है। एंड मिस्टर गौरव गोगोई हैज नॉट डिस्टोर्टेड और रिफ्यूटेड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं हूं, हमने कोई उनका गलत पासपोर्ट लेके आपका सामने नहीं आया हूं। उनने जो पाकिस्तान गया है वो वीसा में कोई गलत वीसा लेके नहीं आया हूं। सो देयर इज नो पैरेलल कि मैं उनका वाइफ का बारे में बोला इसलिए मेरा वाइफ का बारे में वो बोलेगा। ये बात इतना सिंपल नहीं है। मेरा वाइफ का खिलाफ इफ यू हैव डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, आपके फोर्जरी किया। मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं किया।
हम तो आई एम ड्यूटी बाउंड कि अगर कोई व्यक्ति का पाकिस्तान से लिंक हो, इन्वेस्टिगेशन करके भारत सरकार को बताना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या है? क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी, जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है, वो ज्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें? देखिए, असम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक साइनिंग स्पॉट है और असम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा। और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। अब तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। पश्चिम बंगाल और असम का जब एक पैकेज डील हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि खासतौर से हमारी स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी है, वो सिलीगुड़ी के पास चिकन लेक कॉरिडोर है, तो उस पे आप और जो भी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बल्कि मिलके कैसे डबल धमाका कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। हमारा वल्नरेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट से भारत और बांग्लादेश का सीमा 5 स्टेट शेयर करते हैं: मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड पश्चिम बांग्ला, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ द बॉर्डर। आज एनडीए सरकार होने का कारण ये सारू स्टेट में बॉर्डर फेंसिंग बने और बीएसएफ काफ़ी प्रभावी रूप से काम कर रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर आज भी खोले हैं। सरकार ने जमीन नहीं दी है, फेंसिंग नहीं हुए, तो हमारा यहाँ भी क्राइम करे, क्रिमिनल को खाली बंगाल जाना है, देन दे विल स्लिप टू द बांग्लादेश। बांग्लादेश से कोई लोग आए, हम यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से घुसेगा। तो दैट वाज ए वेरी वेरी क्रिटिकल गैप्स जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बीच में रहा है। ये इसका कारण हमारा जो काउ स्मगलिंग, काउंटरफेक, फिर उनका साथ साथ में द क्रिमिनल्स का जो मूवमेंट रहा, ये एक बहुत वल्नरेबल पॉइंट्स बन रहा था। तो ये विजय ने, दिस विन विल क्लोज दोस मिसिंग लिंक्स। साथ में जो सेकेंड नेक का वल्नरेबिलिटी है, उसमें भी हमें काम करने का मौका मिलेगा। सो मेरा लगता है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल एक कोहेरेंटली काम करे टू सिक्योर आवर बॉर्डर विद बांग्लादेश। नाउ फाइनली इट हैज बिकम पॉसिबल। तो इसीलिए मैं कल भी बोल रहा था कि पश्चिम बांग्ला का विजय बीजेपी का नहीं है, पश्चिम बांग्ला का विजय भारत का है। इंडिया हैज फाइनली ओन। सर, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई, मैं हारी नहीं, ये छीनी गई मुझसे, चीटिंग हुई। वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी। देखिए, रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, तो उनका हिसाब से थोड़े देश चलेगा। तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद सी विल बी डिसमिस, एज सिंपल एज दैट। आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूँगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है, मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था। थोड़े देश ऐसे चलता है। तो बहुत भारत जैसा देश है, इसलिए एक सीएम को इतना दिन लोगों ने सह लिया। आपका बॉर्डर में आप फेंसिंग करने नहीं देते हो और आप बोलते हैं मेरे से छीन लिया गया। आपसे तो बहुत पहले से ही आपको ये रिजल्ट आपका पास होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल का लोगों ने आपको बहुत दिए और आज आप, उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया, बोला है मैंने रिजाइन नहीं करूंगा। जैसे आपका रिजाइन करे ना करने का ऊपर समाज चलेगा। नहीं, उनका चार्ज है कि इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया गया,
एसआईआर के जरिए डिलीशन जैसे हुए ताकि टीएमसी के कैंडिडेट्स को और उनकी पार्टी को चोट पहुंचे, कि तंत्र एक तरीके से ईसी और बीजेपी ने मिल के चुनाव लड़ा, ये उनका ये कहाँ गारंटी है? नहीं, राहुल जी, एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर। आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है। ये डिबेट कहाँ रहा? ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं। एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया। अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए हैं, सब नाम आपका खाता में दे दो, फिर भी आप जीत रहे हैं क्या?